everyone, welcome back to my channel. So here I am back with my new video. लास्ट वीडियो में हम आपने देखा होगा हमने ये सारा फ्रेंच का बंगाल वाला एरिया मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू कर दिया था. फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा. हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ज़ीरो से शुरू करा है. आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी. हेयर आई एम बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो. तो आज हमने उस दिन बंगाल का पढ़ा था. ठीक है, ये मेरे नोट्स मेरी हैंड राइटिंग में है, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं. तो मैं आई होप कि आप अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठे हैं ताकि आप अपने तरीके से अपने नोट्स बना सकें. तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी एडजस्ट माई पेन हेयर. ओके, मैसूर. ओके, लास्ट हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई. एंड नाउ वी आर बैक विद मैसूर जो करंटली कर्नाटका रीजन है. ठीक है, तो फर्स्ट वॉर यहाँ पे होती है 1767 से 69 के बीच में, जहाँ ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली के बीच में होती है. ब्रिटिश जिसमें ब्रिटिश हार जाते हैं और हैदर अली जीत जाते हैं. ठीक है, हैदर अली फर्स्ट बनते हैं रूलर साउथ इंडिया में. ये याद रखना, साउथ इंडिया में जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया था. ब्रिटिश और हैदर अली, जब ब्रिटिश के साथ निज़ाम और मराठास भी होते हैं. ठीक है, ये मराठास हैं, इसे याद रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रखी हैं. ओके, तो ब्रिटिश के साथ निज़ाम और मराठास भी होते हैं, हैदर अली अकेले होते हैं. ठीक है, तो जब ब्रिटिश हार जाते हैं तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास. ठीक है, तो ट्रीटी किनके बीच में होती है? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में. सेकेंड है 1780 to 84 के बीच में होती है ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली के दोबारा वॉर. इस बार निज़ाम और मराठास हैदर अली की साइड होते हैं तो हैदर अली हार जाता है. तो अब ये देखिए निज़ाम और मराठास कितने अनलकी हैं, है ना, कि पहले वो ब्रिटिश के साथ थे फर्स्ट वॉर में तो ब्रिटिश हार गए, हैदर अली के साथ थे तो हैदर अली हार गया, इस बार ब्रिटिश जीत गए. तो अब होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. नेक्स्ट है 1790 to 92 ट्रीटी ऑफ सिरसिंगपट्टनम. ठीक है, जिस सिरसिंगपट्टनम की कैपिटल है मैसूर. ये होती है टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बेटे हैं. ये कौन है? सन ऑफ हैदर अली. टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है. ठीक है, तो अब होती है हमारी ट्रीटी ऑफ सिरसिंगपट्टनम. ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं MMS. पहले ट्रीटी ऑफ मैसूर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, देन ट्रीटी ऑफ सिरसिंगपट्टनम. ठीक है, नेक्स्ट हम टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ये मुस्लिम रूलर थे. ठीक है, सन ऑफ हैदर अली, ये हमने पढ़ लिया है. देन मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. इस पे भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है दोस्तों, ये PYQ में 2 बारी आया हुआ है. ठीक है, ये मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. अब जैकोबिन क्लब क्या था? ये एक फ्रेंच क्लब था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, फ्रेंच क्लब था ये एक अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. टीपू सुल्तान की फ्रेंच से काफ़ी बनती थी. टीपू सुल्तान और फ्रेंच ने मिलकर ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था. ठीक है, अब टीपू सुल्तान रॉकेट इनोवेशन के लिए फेमस है. रॉकेट इनोवेशन इन द सेंस नॉट लाइक प्रॉपर रॉकेट इनोवेट किया था. पहले लाइक वो बारूद के गोले आग के जो उछालते थे हवा में, तो वो एक टेक्नोलॉजी कि ग्रेविटी के ऑपोजिट जाके वो उछल रही है चीज़, वो चीज़ सारी फिगर आउट टीपू सुल्तान ने करी थी. ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया. देन फोर्थ है 1799 में जब वॉर हुई लॉर्ड वेल्सली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के. उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है. रीज़न क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस 1798. ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सबको पता ही है क्या होता है. ठीक है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको ये एटलीस्ट चीज़ पता होनी चाहिए. कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वेट कर रही हूँ. सब्सिडरी अलायंस, हाँ जी, सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा सिस्टम था जो फ्रेंच ने शुरू किया था. ठीक है, बट इंडिया में लाने वाले कौन थे? ब्रिटिश, लॉर्ड वेल्सली.
ठीक है। तो इसमें क्या था कि जिनके मतलब कंसेप्ट ये था कि इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को पे करना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश आर्मी अपने सोल्जर्स देगी, ठीक है, इंडियन रूलर्स को, ठीक है, कि उनको सपोर्ट मिले अगर कोई भी उन पे अटैक करता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो खर्चा पानी, ठीक है, और जितने भी वो थे सोल्जर्स का जो भी होता है सामान वगैरह, ठीक है, खर्चा, वो सारा रूलर्स देंगे, ठीक है। प्लस एक उनका आदमी जो है राजा के दरबार में भी बैठेगा, ताकि ब्रिटिश को सारी नॉलेज आती रहे कि क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्या नहीं। आर्मी भी ब्रिटिश की, दरबार में बंदा भी ब्रिटिश का, तो धीरे धीरे नेचुरली सारा तो जाएगा ही उनके पास किंगडम, ठीक है। तो नेक्स्ट है मराठास, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, मैसूर का, अब हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में, ठीक है, जो वेस्टर्न रीजन है। फर्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मराठास का, बट थोड़ा पता होना चाहिए। 1775 में फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सूरत है, बस इतना भी ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ के रूलर्स को छत्रपति का टाइटल दिया जाता है, ठीक है, और जो उनके कमांडर इन चीफ होते हैं, जो उनकी आर्मी को संभालते हैं, उसे हम पेशवा कहते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हुआ कि पेशवाज जो हैं वो मतलब आर्मी उनके कंट्रोल में होती है, तो उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, ठीक है, फिर 1803 में उड़ीसा कॉन्क्वर किया, फिर 1817 में मराठा हार गए, किससे, ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर आता है हमारा पंजाब, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स पंजाब की तो हिस्ट्री पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सबको महाराजा रंजीत सिंह के बारे में तो पता ही है, फर्स्ट सिख रूलर हमारे, है ना। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे शॉकिंग थिंग दैट डिड यू नो, महाराजा रंजीत सिंह हैव नेवर फॉर्ड विद ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी कभी डायरेक्ट फाइट ही नहीं हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। 1809 दिस ट्रीटी, oh my god, this is so important, this treaty of Amritsar, like repeated question, ठीक है, ये तो आपके मतलब ना नर्व्स में ऐसे रटा होना चाहिए आपको। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह के, ठीक है, और ब्रिटिश के साथ हुई थी। 1849 में पंजाब को डलहौजी ने अनेक्स कर लिया था। अब कैसे अनेक्स किया था, सबसे पहले क्या हुआ, 45-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, ठीक है। फिर 1845-46 में फर्स्ट वॉर हुई, फिर 46 में 9 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, ठीक है, ये पंजाब हार गया था। देन 48-49 में सेकेंड एंग्लो वॉर हुई, सिख एंग्लो वॉर, एंड ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा जब इसके बाद तो ट्रीटी का मौका ही नहीं मिला, ट्रीटी क्या पूरा पंजाब ही ब्रिटिश ने कर लिया है नेक्स्ट, ठीक है, वही 1849 वाला, ठीक है। अच्छा हाँ, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी और दुलीप सिंह, यहाँ क्लियर नहीं है, मैं लिख देती हूँ, दुलीप सिंह, ठीक है। अच्छा, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए महाराजा रंजीत सिंह के पिता कौन थे, महा सिंह, महा सिंह, ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे का नाम क्या था, महाराजा रंजीत, सॉरी गाइस नॉइस के लिए, आज मेरा माइक थोड़ा रप्चर हो रखा है। तो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे का नाम था खड़क सिंह, ठीक है, जो उनका बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट, ठीक है, क्या नाम था, खड़क सिंह, ठीक है। और महाराजा के छोटे बेटे का नाम था दुलीप सिंह, ठीक है, एक है खड़क सिंह, एक है दुलीप सिंह। तो चलिए नेक्स्ट है, ये हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे रीजन्स कवर हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे जनरल मॉडर्न हिस्ट्री, जो पूरे इंडिया में क्या चल रहा था। डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया, कौन लाया, रॉबर्ट क्लाइव लाया, कब लाए, बंगाल में, कब लाए, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक राज्य को चलाने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। रेवेन्यू को इन्होंने क्या था, दीवानी, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट का क्या नाम था, निज़ामत,
ठीक है। अब जो दीवानी था, रेवेन्यू, जो सारा प्रॉफिट आता था किंगडम का या जो भी था, वो सारा तो अपने हाथ में ले लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो कहते वो हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर था वो राजाज और रूलर्स के हाथ में दे दिया। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, दरबार में भी ब्रिटिश के ही आदमी होते थे एक दो, तो लॉ इनडायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर भी उनके हाथ में ही होता था। जब पैसा उनके हाथ में है, आप खुद बताइए लॉ एंड ऑर्डर का क्या करेंगे राजा और रूलर्स, है ना। अच्छा, फिर बंगाल में आती है सबसे बड़ी घटना, फेमाइन होता है वहाँ पे। फेमाइन, सबको पता है फेमाइन क्या होती है? भूखमरी, ठीक है। फेमाइन आता है जहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाइप्ड आउट हो जाती है, ठीक है। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन, जनसंख्या ख़त्म हो जाती है, ठीक है, 1770 में, ठीक है। बंगाल का फार्मर प्रोटेस्ट शुरू होता है, ठीक है। अब 17 जब फेमाइन आता है, पॉपुलेशन इतनी डाउन हो जाती है, फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, तो डुअल गवर्नमेंट का एंड हो जा ये कंसेप्ट का एंड हो जाता है। कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब फार्मर्स के प्रोटेस्ट बढ़ रहे होते हैं, फार्मर्स को दबाते कैसे हैं ये? 3 मेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी 3 पॉलिसीज़? पहले है ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सेकंड है रोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। थर्ड है मालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ज़मींदारी सिस्टम जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, एग्जाम में वो कभी परमानेंट सेटलमेंट लिख देते हैं, कभी ज़मींदारी लिख देते हैं। अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसको किसने किया था इंट्रोड्यूस? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में, ठीक है। फिर रोतवाड़ी सिस्टम को किसने किया था? थॉमस मुनरो, 1820। मालवाड़ी सिस्टम को किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी, 1822। मालवाड़ी सिस्टम, अब पूछा जाए अगर पंजाब के एग्ज़ाम्स में, अगर आप पंजाब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि पंजाब में कौन सा फार्मर्स को ऑप्रेस करने के लिए क्रूअल सिस्टम चलाया गया या जो भी एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या था? मालवाड़ी सिस्टम था एक, कुछ एरियाज़ में, और कुछ एरियाज़ में रोतवाड़ी सिस्टम था, ठीक है। मद्रास में भी रोतवाड़ी था, ठीक है। अब मालवाड़ी सिस्टम को साउथ इंडिया में क्या कहते हैं? पोलगैरो सिस्टम। अब टीपू सुल्तान ऐसा फर्स्ट रूलर था जिसने अबॉलिश किया ज़मींदारी सिस्टम अपनी किंगडम में, अपने रूलिंग एरिया में। टीपू सुल्तान ने, उसका रूल इतना अच्छा था कि रोतवाड़ी और मालवाड़ी तो पहुंचे भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1857, 10 में स्टार रिवोल्ट, सबने सुना हुआ है 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, जहाँ से आज़ादी की लहर शुरू हुई थी। लोगों के मन में फ्रीडम की मतलब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वो जो एजिटेशन आती है, नफ़रत पैदा होती है, हेट्रेड, यहाँ से शुरू हुई थी। तो अब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर्स उठ के आए थे। तो पहले आया है दिल्ली से, जो मेन कैपिटल थी उस टाइम पे, बहादुर शाह टू, जिसको हम बहादुर शाह ज़फ़र भी कहते हैं, जो हमारा लास्ट मुग़ल रूलर है। अब मेन, ठीक है, मेन नाम बहादुर शाह ज़फ़र है, बट लेकिन उस टाइम पर जो मेन लीडर उठ के आया था, जो काम कर रहा था रिवोल्ट के लिए, वो था लेफ्टिनेंट जनरल बख्त खान। बहादुर शाह का कमांडर इन चीफ या लेफ्टिनेंट जनरल जो भी था, बख्त खान, ठीक है। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब, तांत्या तोप, अजीमुल्ला खान। नाना साहेब, तांत्या तोप, अजीमुल्ला खान। अब नाना साहिब का एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनके रियल नेम्स क्या हैं? दोंदू पंत। नाना साहिब का क्या नाम है? दोंदू पंत। तांत्या तोप, इसका क्या रियल नाम है? रामचंद्र पंत, ठीक है। अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट है लखनऊ से कौन आया था? बेगम हज़रत महल एंड बिरजी कदर। अब बच्चों ये देखो, मैंने सारे तो लिखे नहीं कि कहाँ कहाँ से कौन से लीडर्स आए थे, अभी और भी बहुत सारे जगहें थी, मैंने बहुत मोटा लिखा है, बहुत समराइज वे में लिखा है और बहुत कम मेन उठाए हैं मैंने जगहें, तो एटलीस्ट इतने तो तुम्हें याद होने ही चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। झांसी से कौन उठ के आया था? रानी लक्ष्मीबाई। और अर्रा से, जो प्रेजेंट एरिया में जगदीशपुर है,
ठीक है, यहाँ से कौन उठ के आया था? कन्वर सिंह। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, ठीक है? बाकी का जो भी है कि हाँ बस यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल बस ख़त्म हो गए हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद। उसके बाद हमारा वॉइस रॉयस शुरू हो जाते हैं, तो वॉइस रॉयस के टॉपिक को हम कल करते हैं। तो पहले कल के टॉपिक के लिए आज का टॉपिक याद करके आइएगा, और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे ना तो बेटर रहेगा, मतलब एक स्टोरी की तरह इसे याद करिए। पहले मुझे भी बहुत हिस्ट्री टफ लगती थी, बट जब इसे स्टोरी की तरह याद करो ना तो बहुत ईजी होता है करना, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा है। मैं बहुत स्मॉल अभी लेवल पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स आपके तक ये नॉलेज पहुँचे, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम्स के लिए मदद हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ टेल मी कमेंट्स में अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।